हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में बार बार और कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, इन सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लेने के बाद से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके जो 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं उनमें आपको देखने को मिल जाएगा और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत से बच्चे ये सोचे हैं पता नहीं आया भी होगा कि नहीं, सर तो बस यूं ही बोल रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड है, कई बार आया है, ये तो सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो देखो मेरे भाई बहन, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। ठीक है, तो आपका जो होगा वो सारा स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मुझ पर भरोसा नहीं है या किसी अदर टीचर पर, किसी भैया पर, किसी मैडम पर आपको भरोसा नहीं है, तो फिर आप खुद से चीजों को करो, खुद से अपने एफर्ट लगाओ। तो दो में से आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो आप कर लीजिए, चॉइस आपकी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाई इज इट एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और बताइए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है या ये नेसेसरी क्यों है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 2010 में, 2011 में, 2014 में, 2019, 2020 यानी कि 5 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो 5 बार कोई क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, ऐसे ही तो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको इसको बड़े ध्यान से देखना है और समझना है। वैसे तो आपने इस क्वेश्चन को अभी तक पढ़ लिया होगा, कई बार समझ लिया होगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, sustainable development is referred to as the idea that human beings should sustain by meeting their basic needs while also making sure that the future generation are able to meet their basic needs। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उससे यहाँ पर ये मतलब है, जो हमारी डेली की लाइफ है ना, उसमें हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उनको हम फुलफिल करते हैं, है ना, उनको हम फुलफिल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला ये गया है कि आप अपने डेली की बेसिक नीड्स को फुलफिल करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो चाहते हैं वो करिए, जो भी रिसोर्स है उसका यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पानी है, कोयला है, पेट्रोल है, सारी चीजें आप यूज करिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि आप जो चीजें यूज कर रहे हैं, जो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो उससे एक तो हमारा जो एनवायरमेंट है उसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको डैमेज नहीं करना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान देना है कि जो चीजें आप यूज कर रहे हो वो इस तरीके से आपको यूज करनी है कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उसको भी वो सारी चीजें उपलब्ध हो पाए, है ना, और उसके लिए ही वो सारी चीजें अवेलेबल हो पाए। तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ऐसा करना जरूरी क्यों है ये हमें समझना है। अब ऐसा करना जरूरी इसलिए है बच्चों, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो ऐसा करना इसलिए जरूरी बन जाता है ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको हम मेंटेन कर सकें, यूजिंग अवेलेबल रिसोर्स जुडिशियसली एंड वर्किंग टुवर्ड्स मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखा है जिसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 3 कीवर्ड मैंने इसमें लिए हैं जिनको आपको बिल्कुल रट के जाना है, दिमाग में रख लेना है, बाकी सेंटेंस तो आप बना ही लोगे। उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें जरूरत क्यों है, ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रख पाए। ठीक है, साथ ही साथ जो रिसोर्सेस हैं उनका जुडिशियसली यूज कर पाए। जुडिशियसली से मतलब ये होता है ईमानदारी से यूज करो, एक तरीके का कहने का मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए नहाने जा रहे हैं बाथरूम में, ठीक है, और आपको 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है नहाने के लिए। ठीक है, और आपने 1 बाल्टी ही पानी नहाने में लगाया, या आप कह लो कि उससे भी कम लगाया, तो इसको बोलेंगे जुडिशियसली आपने उस पानी को यूज किया। ठीक है, लेकिन एक पर्सन नहाने जाता है, उसको भी 1 बाल्टी पानी की ही जरूरत है, लेकिन वो सिर्फ अपने मजे के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के पर्पज से 4 बाल्टी पानी फैला देता है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पर्सन जो रिसोर्स है उसका जुडिशियसली यूज नहीं कर रहा है, मतलब उसको रेकलेसली यूज कर रहा है। ठीक है, इस चीज की परवाह किए बिना कि ये पानी जो है आने वाली जनरेशन को भी इसकी जरूरत होगी। ठीक है, तो इसका तो जुडिशियसली का मतलब ये होता है जितनी जरूरत उतना ही आप यूज करिए, रिसोर्सेस को फालतू मत बर्बाद करिए। नेक्स्ट पॉइंट,
टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन। अब इससे क्या मतलब है, टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड लेइंग एम्फेसिस ऑन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट बाय मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन एंड वेस्ट, रिड्यूसिंग द ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट। अब इस साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत और क्यों है वो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं, ताकि जो हमारा एनवायरमेंट है उसमें डिग्रेडेशन हमें देखने को ना मिले। ठीक है, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात पर भी फोकस करता है कि हमारे एनवायरमेंट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, हमारे एनवायरमेंट को किसी तरह का कोई डैमेज ना पहुंचाने पाए। ठीक है, अब इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं, बाय मिनिमाइजिंग पॉल्यूशन एंड वेस्ट, है ना, पॉल्यूशन को कम से कम कर दिया जाए और जो वेस्ट है उसको भी प्रॉपर तरीके से ट्रीट करके ही आगे प्रोसेस किया जाए। ठीक है, दूसरा रिड्यूसिंग द ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट, साथ ही साथ जो वर्ल्ड वाइड जो कार्बन एमिशन होता है उसका भी क्या करें, उसको भी एक तरीके से रिड्यूस करने का काम किया जाए, तभी तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल पाएंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये आप की पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसके साथ ये भी ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें क्यों जरूरत है, ताकि हम जो रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम क्या कर सकें, कम कर सकें या ना होने पाए। ठीक है, इस तरीके से ये 3 की पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, एनालाइज द मेजर्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एनुमरेट द नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच लेड टू सॉइल इरोजन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बताना है कि सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या कदम उठा सकते हैं, क्या स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताना है वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं जिनकी वजह से यहाँ पर सॉइल इरोजन हमें देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ समझेंगे इम्प्लीमेंटिंग वेजिटेशन कवर। अब इसमें क्या चीज है, जैसे हम ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्रीज, श्रब्स वगैरह लगा सकते हैं, जो छोटी छोटी घास वगैरह जो छोटी मोटे झाड़ वगैरह होते हैं आपने देखे हैं वो हम लगा सकते हैं, ग्रास उगा सकते हैं, घास उगा सकते हैं, जिससे क्या होता है इनकी जड़ें जमीन के अंदर फैल जाती हैं और मिट्टी को अच्छे से पकड़ के रखती हैं। फिर उससे क्या होगा कि जो रेनफॉल है और जो विंड है उससे यहाँ पर जो सॉइल है इरोजन होता है वो कम हो जाएगा बहुत हद तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं बिल्डिंग टेरेसेस। इससे क्या मतलब है, क्रिएट फ्लैट एरियाज ऑन स्टीप स्लोप्स टू स्लो डाउन वाटर फ्लो। तो दूसरा पॉइंट ये कह रहा है बच्चों कि जैसे जहां पर स्टीप स्लोप्स होते हैं, इस तरीके से ढलान वाले जो इलाके होते हैं जहाँ पे ढलान होती है, ठीक है, वहां पर हमें क्या करना चाहिए, इस ढलान वाले इलाके पे हमें थोड़ा सा जो एरिया है उसको फ्लैट करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो फ्लैट करने की वजह से क्या होगा, जो स्लोप है सीधा जो स्लोप इस तरीके से तिरछा सा बना हुआ है जिसकी वजह से पानी बहुत तेज नीचे की तरफ आता है, उसका जो मूवमेंट है, उसका जो फ्लो है पानी का वो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मिट्टी है वो उतनी तेजी से नहीं कटेगी जितनी तेजी से स्टीप स्लोप पर कटती है। तो हमें क्या करना चाहिए, टेरेसेस बना देनी चाहिए एक तरीके से स्टीप स्लोप पर। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं इंस्टॉलिंग सिल्ट फेंस या बैरियर। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, या तो सिल्ट फेंस बना देनी चाहिए या फिर बैरियर्स बना देने चाहिए सिल्ट के। ऐसा क्यों करना चाहिए, टू ट्रैप सेडिमेंट्स एंड प्रिवेंट इट टू वॉशिंग अवे, है ना, तो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो वहीं की वहीं ट्रैप हो जाएंगे, वहीं की वहीं रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, सॉइल इरोजन बहुत हद तक रुक जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं नो टिल फार्मिंग। नो टिल फार्मिंग से मतलब क्या है कि आपका जो खेत है उसको जोतना नहीं है, जुताई नहीं करनी होता है, उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को खुदवाते हैं ना, कोई भी फसल उगाने से पहले मिट्टी को खुदवाते हैं, तो वो नहीं करवाना है। अब ऐसा क्यों नहीं करवाना है, इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो उसको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके जो सॉइल हमारे खेतों में पहले से सेट है, बिल्कुल जमी हुई है, वो यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगी और उससे क्या है, सॉइल इरोजन यहाँ पर बहुत कम हमें देखने को मिलेगा। तो नो टिल फार्मिंग हमें मेथड यूज करना चाहिए, सिल्ट फेंस या सिल्ट बैरियर्स लगानी चाहिए, या फिर टेरेसेस बिल्ड करनी चाहिए स्टीप स्लोप पर, वेजिटेशन का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। ये 4 तरीके मैंने बताए, ये आप की पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन से नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, जो सॉइल इरोजन के लिए यहाँ पर जिम्मेदार हैं वो यहाँ पर देखते हैं। वाटर हो गया, स्नो हो गया, विंड हो गया, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया जो नेचुरल सोर्सेस हैं जिनकी वजह से यहाँ पर आपको सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है, सॉइल से रिलेटेड है, जरूर पूछा जा सकता है, आप इसको तैयार करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 4 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया।
ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन 14, 15 एंड 16 में यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, 3 बार इसकी रिपीटिशन हुई है। ये तो सीबीएसई के अंदर हुई है और भी अदर एग्जाम्स में ये 2-3 बार आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 तरीके बताने हैं जिससे यहाँ पर रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम समझते हैं खादिन। खादिन क्या है? टेम्पोररी पॉन्ड मेड ऑफ क्ले। ठीक है, एक तरह से ये इसको तालाब बोल सकते हैं, जैसे गांव वगैरह में तालाब देखे होंगे आप लोगों ने, तो इसको तालाब बोला जा सकता है। ठीक है, ये क्ले से बनाया हुआ होता था। साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान रखेंगे? बिल्ट अंडर स्लोपिंग लैंड। ठीक है, थर्ड वन कवर्ड ऑन 2 साइड बाय क्ले वॉल, जिसको धोरा बोलते थे। ठीक है, 2 साइड से ये क्ले वॉल से कवर्ड होता था जिसको धोरा बोला जाता था, एंड तीसरी साइड इसकी स्टोन वॉल होती थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है खादिन। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ ध्यान रखेंगे पॉन्ड। दूसरा तरीका क्या है रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का? पॉन्ड, है ना, सिंपली तालाब बना दिए जाए। इन राजस्थान सेपरेट घाट्स फॉर मैन एंड वुमन, इस तरीके से 2 तरह से यहाँ पर आदमियों के लिए और औरतों के लिए अलग अलग यहाँ पर सेपरेट घाट होते थे। दूसरा, देयर इज अ वेल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड कॉल्ड बैरी। ठीक है, यहाँ पर हमें जो पॉन्ड होता था उसके अंदर नीचे की तरफ यहाँ पर एक कुआं देखने को मिलता था। ठीक है, जिसे हम बैरी नाम भी देते थे। तो पॉन्ड है वो एक एंशियंट मेथड है रेन वाटर हार्वेस्ट करने का। ठीक है, थर्ड वन बावड़ी। बावड़ी क्या है? बावड़ी आप में से ज्यादातर बच्चों ने देखी होगी और सुनी भी होगी। ठीक है, तो बावड़ी से यहाँ पर समझते हैं, इट इज डीप एंड हैज स्टेयर्स डेकोरेटेड विद आर्ट वर्क। ठीक है, तो बावड़ी जो होती हैं वो राजा महाराजा बनवाया करते थे। ठीक है, ये बहुत गहरी हुआ करती थी, इसमें स्टेयर्स हुआ करते थे नीचे जाने के लिए। तो आप सिंपली ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं टोबा। टोबा क्या है? इन थार डेजर्ट। तो जो टोबा है वो थार डेजर्ट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिमिलर टू नदी बट डीपर देन नदी। ठीक, वो भी हम कह सकते हैं इट्स अ फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर पानी को स्टोर कर लिया जाता था, जो रेन वाटर होता था उसको स्टोर करने का काम करते थे। ठीक है, ये सिमिलर टू नदी होती है बट उससे ज्यादा डीपर होता है ये। ठीक है, टोबा, और ये थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। तो ये 4 तरीके हैं। खादिन हो गया आपका, पॉन्ड हो गया, बावड़ी एंड टोबा, ये 4 तरीके हैं जो आप ध्यान रखेंगे जिससे रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का काम किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वो 3 तरीके बताने हैं जिसकी वजह से हम इंडस्ट्री के द्वारा जो पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बातें समझने वाली क्या है, उससे पहले हम ये देखेंगे कि 2012, 13 और 14 में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट जिसमें समझने वाला ये है, मैंने यहाँ पर की पॉइंट्स लिख लिए हैं, इनको आप इलेबोरेट करके अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, ट्रीटिंग वेस्ट मटेरियल और एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर और पॉन्ड्स। ठीक, तो जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें जो वेस्ट मटेरियल निकलता है तो उनको पहले अच्छे से ट्रीट कर लेना चाहिए, उसके बाद ही रिवर या पॉन्ड में उनको रिलीज करना चाहिए, पहली बात। दूसरा पॉइंट, फिटिंग स्मोक स्टैक्स इन फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। ठीक है, तो हमें जो फैक्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर एक तरीके से जो स्मोक स्टैक्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए? फिट करवाना चाहिए, ताकि जो पॉल्यूशन, जो धुएं के द्वारा जो पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंट में, वो कम किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। ठीक है, तो जो फैक्ट्रीज में कोयला वगैरह यूज किया जाता है जिससे स्मोक बहुत ज्यादा एमिट होता है, उसको कैसे कम कर सकते हैं? हम ऑयल या गैस की मदद से हम यहाँ पर उसको कम कर सकते हैं। तो ये 3 की पॉइंट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है, आपको समझाने की कोशिश करी है, आप इसको अच्छे से इलेबोरेट करके लिखेंगे। बाकी मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं कि क्वेश्चन कौन सा आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें आपको लग रहा हो कि और हमें करना चाहिए और ज्यादा चीजें लिखनी चाहिए, आप बेशक सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी इसको देख सकते हैं और वहां से उसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एनालाइज द रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 2019, 2018, 17, इन 3 ईयर्स में लगातार इसको पूछा गया है, इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं। यहाँ पूछा गया है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरह से हेल्पफुल है, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो पहला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मतलब यहाँ पर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पर लोगों की जो डिपेंडेंस एग्रीकल्चर के ऊपर है उसको कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? यहाँ पर किसी भी नए फैक्ट्री के सेटअप से, किसी भी नई इंडस्ट्री के सेटअप से क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, ठीक है, कई तरीके से। दूसरी बात हम यहाँ समझते हैं, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो कोई पर्सन ऐसे ही वेला पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा है और उसको किसी फैक्ट्री में कुछ काम मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उससे उसके पास पैसा आने लगेगा, मान ली 10-15 हज़ार रुपये वो कमाने लगेगा। उससे क्या है, वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अच्छा कर पाएगा, उस अपनी जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान का जो स्टैंडर्ड लिविंग है वो काफी सही हो जाता है। नेक्स्ट, सपोर्ट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी सपोर्ट करता है बाय प्रोवाइडिंग मैनी हार्डवेयर थिंग्स लाइक पाइप्स वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें होती है, इरिगेशन पाइप्स हो गए, मशीनरीज होती हैं, ट्रैक्टर वगैरह हो गए, उनके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, HYV सीड्स हो गया। तो ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, जिससे क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर अपना जो प्रोडक्शन होता है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ा पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में मदद करता है वो समझ लेते हैं। जैसे इंडिया के अंदर कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, वो किसी भी तरीके का कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर यहाँ पर किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया के लेवल पर ही किया जाएगा, उसको बाहर भी भेजा जाएगा। तो वर्ल्ड वाइड जब उस चीजों को भेजा जाता है, ठीक है, तो जब चीजें वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करी जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, बदले में हमें यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है, रिटर्न में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, ठीक। तो यहाँ पर ये 4 बातें, ये 4 की पॉइंट आप याद रखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज भी यहाँ पर अर्न कर पाते हैं। तो इस तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के में हेल्प करता है।